हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं फॉल्ट एनालिसिस का, जहां से हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। तो उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे एक पेड ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स प्लस थ्योरी के आपके जो भी बुकलेट्स के प्रीवियस नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9981479724 पे। मैं आपको ऐड कर दूंगा एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे साथ में आपको, प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक फेज शिफ्ट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था कि अल्फा अल्फा होता है फेज शिफ्ट ऑपरेटर। तो जो अल्फा है वो रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अल्फा स्क्वायर भी हमने देखा था। अल्फा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इन दो चीजों से आई होप आप फेमिलियर हो चुके होंगे। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए चेक करते हैं। फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए अगर ये VA1 है तो ये क्या होगा, VB1 या VC1। ये हो जाएगा VB1 और ये हो जाएगा VC1। और वन सबस्क्रिप्ट हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि वन इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव सीक्वेंस, ये मैंने कल बताया था आपको। तो अगर यहां से हमें VA1 तो पता है क्या है, अगर हम VA1 को रेफरेंस माने तो VB1 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर VA1। बताइए अल्फा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो VB1 है वो VA1 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो VB1 जो है वो VA1 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे प्रेजेंट है। सिमिलरली हम VC1 को भी लिख सकते हैं। VC1 यानी कि C फेज का वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, तो हम इसको अल्फा VA1 लिख सकते हैं। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का शिफ्ट। तो आप देख सकते हो VC1 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट का एंगल बनाते हुए VA1 के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ से दो चीजें हमें पता चल गई फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस। तो सिमिलरली हम नेगेटिव सीक्वेंस के लिए भी लिख सकते हैं। तो फॉर नेगेटिव सीक्वेंस मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। फॉर नेगेटिव सीक्वेंस के लिए आप मुझे बताइए वोल्टेजेस का सबस्क्रिप्ट क्या हो जाता है, 2। तो ये अगर VA2 है तो आप मुझे बताइए नेगेटिव सीक्वेंस के लिए क्या आएगा, VB2 या VC2। VC2 यहाँ पे आ जाएगा VB2। तो अगर VA2 को हम रेफरेंस लेते हैं तो VB2 की वैल्यू मुझे बताइए। VB2 को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ VA2। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 120 डिग्री। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है VB2 VA2 के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली VC2 क्लॉकवाइज 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर VA2। ये दो चीजें अगर पता चल गई तो आगे सब कुछ आसान हो जाएगा आपको। बट नेगेटिव सीक्वेंस के लिए क्या होगा, क्या अल्फा की वैल्यू प्रेजेंट होती है फॉर नेगेटिव सीक्वेंस, मुझे बताइए फटाक से। सॉरी, फॉर जीरो सीक्वेंस। फॉर जीरो सीक्वेंस क्या अल्फा की वैल्यू प्रेजेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फेज शिफ्ट क्या होता है, जीरो। और अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। so alpha will not present। so ये है हमारा VA0, ये है हमारा VB0, ये है हमारा VC0। तीनों सेम फेज में है।
क्योंकि जीरो सीक्वेंस के लिए कोई भी फेज सीक्वेंस हमें नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ से VA0 को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो VB0 क्या हो जाएगा, VA0 के बराबर। अल्फा नहीं अल्फा का कोई टर्म नहीं आएगा यहाँ पे। BC0 क्या हो जाएगा, ये भी VA0 के बराबर। करेक्ट। इतनी चीजें आपको पता चल गई तो अब आगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अब एक चीज मुझे बताइए, VA यानी कि ए फेज के टोटल वोल्टेज, अगर हमारे पास ए फेज का अनबैलेंस वोल्टेज है तो फोर्टिक्स ने क्या बोला था, तो इसको आप तीन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो सीक्वेंस। तो ए फेज के वोल्टेज को भी हम तीन पार्ट में राइट कर सकते हैं। VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, VA2 नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज प्लस VA0 दैट इज नेगेटिव जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। करेक्ट। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बी फेज के वोल्टेज को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्टिस थ्योरम। तो भी फोर्टिस थ्योरम हमेशा वोल्टेज और करंट के लिए एप्लीकेबल होती है, इंपीडेंस के लिए नहीं होती है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा VB1 प्लस VB2 प्लस VB0। अब देखिए VB1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, ऊपर चेक करिए। VB1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, अल्फा स्क्वायर VA1, यही हमने लिखा था, ये चेक करिए। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करना है, दैट्स इट। VB1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस VB2 को हम क्या लिख सकते हैं, VB2 को लिख सकते हैं अल्फा VA2 और VA0 VB0 के बराबर होता है, ये चेक करिए। VB0 इज इक्वल टू VA0, तो ये VA0 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है अगर, तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। हमने सबको ए फेज के वोल्टेज के टर्म में लिख दिया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ये इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली सी फेज के वोल्टेज को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, VC1 प्लस VC2 प्लस VC0। अब हमने VC1 की जो वैल्यू है वो VA1 के टर्म में ऑलरेडी निकाल के रखी है। VC1 है अल्फा VA1 VC2 क्या है, अल्फा स्क्वायर VA1 और VC0, ये चेक करिए, VC0 VA0 के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमें कितने मिल गए, थर्ड। तीन इक्वेशंस हमारे पास है। तो क्या अब इन तीनों क्वांटिटीज को, अब इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमें 9 इक्वेशन मिल रही थी, कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमें टोटल 9 इक्वेशंस मिल रही थी, बट यहाँ से हमने उन 9 इक्वेशन को तीन इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट, VA VB VC 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में VA0 VA1 VA2। ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द थ्री इक्वेशंस। जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको यही तीन इक्वेशन मिलेंगे। मैट्रिक्स representation of all the three equations। ये सब नोट्स जो है मैं ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करके दे दूंगा। चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं। तो जो V है, ये V वाला मैट्रिक्स VA VB और VC, क्या हम इसको VABC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम मान लेते हैं A। लेट
दिस इज ए मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स, वोल्टेज 0 1 और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको 2, 0 1 2। तो आप देख सकते हैं हमने इस मैट्रिक्स को और सिंप्लीफाई कर दिया। इसे ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। बट अगर आपसे इनवर्स मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने VA, VB और VC की वैल्यू निकाला है, बट अगर आपसे VA0, VA1 और VA2 के टर्म में मैट्रिक्स निकालने को बोला जाए, तो आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देंगे। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? VA0, VA1, VA2, सॉरी VA0, VB0 और VC0, राइट, इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कैसे इनवर्स निकालते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। 1 1 1 1, अब अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, बी ए बी 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 सी, बी ए बी 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 सी आ गया यहाँ पे। तो ये हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दिया। ये तो सारी एनालिसिस हमने देखी वोल्टेज के लिए, बट अगर हमें करंट के लिए बोला जाए कि सेम एनालिसिस करिए, तो क्या करंट के लिए हमें फिर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्या? पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए IA1, IB1 और IC1 लेके फिर यहाँ से हम पूरा एनालिसिस करें? बिल्कुल भी नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ से अपनी करंट की एनालिसिस कर सकते हैं। वी कैन डू द सेम एनालिसिस फॉर करंट ऑल्सो। we can do the same analysis for current also। तो करंट की जो मैट्रिक्स है हम डायरेक्ट बना सकते हैं बिना ऊपर की एनालिसिस किए, डायरेक्ट, क्योंकि वोल्टेज का हम ऑलरेडी देख चुके हैं और करंट के लिए भी सेम एनालिसिस होगा। IA, IB, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आप कैसे फटाफट क्वेश्चन बना लोगे। मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर IA0, IA1, IA2। अब इसका अगर हम इनवर्स लेना चाहें, टेक इनवर्स, टेक इनवर्स ऑफ इट, IA0, IA1, IA2 और इनवर्स हम लेंगे 1/3, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा IA, IB, IC। तो इसको फिर से हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने वोल्टेज के लिए लिखा था, करंट, सब्सक्रिप्ट कौन कौन से हैं? A, B, C, इसको हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया A, ये हो गया I, सब्सक्रिप्ट कौन से हैं? 0 1 2। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास टोटल 5 इक्वेशंस आ चुके हैं। अब यहां से मुझे बताइए IA0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? IA0, इस मैट्रिक्स से IA0 की वैल्यू निकालिए। कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। IA0 इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस IB प्लस IC, राइट, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो सभी फेज के करंट को ऐड करके अगर उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसके बराबर होती है।
आई ए नॉट क्या है? जीरो सीक्वेंस करंट फॉर फेज ए, क्योंकि जीरो लगा हुआ है, सब्सक्रिप्ट याद करिए। जीरो सीक्वेंस करंट। तो मान लीजिए हम एक स्टार कनेक्शन लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ स्टार कनेक्शन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ स्टार कनेक्शन। तो ये एक स्टार कनेक्शन हमने ले लिया। यहां से करंट आ रही है आई ए, यहां से करंट आ रही है आई बी, क्योंकि ये बी फेज की करंट है। सिमिलरली यहां से करंट जा रही है आई सी, और हमने मान लीजिए इसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया। इसका जो न्यूट्रल है उसको हमने कर दिया ग्राउंड। तो क्या होगा? ग्राउंड कर दिया तो यहाँ से टोटल करंट मान लेते हैं फ्लो हो रही है कितनी, आई एन। अगर हम यहाँ से केसीएल लगाते हैं, अप्लाई केसीएल एट न्यूट्रल एन। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, स्टार कनेक्शन एक लिया है और उसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया। अप्लाई केसीएल एट एन, हमें क्या मिलेगा? टोटल न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, यही हमें मिलेगा। और इसे अगर इक्वेशन 6 ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 को ध्यान से देखिए। अगर इक्वेशन 6 से आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 7। तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 7 में। फ्रॉम इक्वेशन 7 न्यूट्रल करंट कितनी हो जाएगी? आई एन यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू न्यूट्रल, कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि न्यूट्रल में जीरो सीक्वेंस करंट 3 टाइम्स, 3 गुना फ्लो होती है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। बट मान लीजिए कि हमने एक और स्टार कनेक्शन लिया, बट इस बार हमने ग्राउंडिंग नहीं करी। बस हमारे पास आई ए करंट है, आई बी करंट है, आई सी करंट है, बट हमने ग्राउंडिंग नहीं करी है। ग्राउंडिंग इज एब्सेंट। ग्राउंडिंग इज एब्सेंट। तो क्या होगा? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ग्राउंडिंग अगर प्रेजेंट नहीं है तो न्यूट्रल से करंट जाएगी 0। अगर न्यूट्रल से करंट 0 है तो आई ए 0 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि इफ ग्राउंडिंग इज नॉट प्रेजेंट देन जीरो सीक्वेंस करंट विल नॉट प्रेजेंट। नोट, in absence of ground zero sequence current is not present। ये जो स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा। अब हाउ टू कैलकुलेट पावर। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे?
एपरेंट पावर, तो हम जानते हैं एपरेंट पावर क्या होता है। ये सिस्टम हम अनबैलेंस की बात कर रहे हैं, तभी तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। तो एपरेंट पावर, पावर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इन द केस ऑफ अनबैलेंस सिस्टम। तो उसी एपरेंट पावर की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि एपरेंट पावर क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे एस से, और इसकी वैल्यू होती है वोल्टेज और करंट का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है एपरेंट पावर। बट इस केस में क्या हमारे पास एक करंट और एक वोल्टेज है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास तीन करंट और तीन वोल्टेज है, बिकॉज ऑफ फोर्टीज थ्योरम। बी ए बी बी सॉरी, मतलब हमें तीन फेज, हमने एक फेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो पहले हम एक फेज की बात कर लेते हैं, उसको तीन पार्ट में बाद में डिवाइड करेंगे। तो टोटल एपरेंट पावर फॉर दिस केस क्या हो जाएगा? वी ए आई ए कॉन्जुगेट प्लस वी बी आई बी कॉन्जुगेट प्लस वी सी आई सी कॉन्जुगेट। पहले हम क्या करते थे, थ्री फेज एपरेंट पावर के लिए एक फेज का हमने निकाला वी आई कॉन्जुगेट और उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि सिस्टम बैलेंस है, इसलिए बाकी जो दो फेजेस की पावर है वो भी बराबर होगी, इसलिए थ्री का मल्टीप्लाई हमने कर दिया था। बट यहाँ पे इस कंडीशन में जो पावर है वो सेम नहीं होगी, इसीलिए हमने हर फेज की पावर को अलग अलग निकाला हुआ है। वी ए आई ए कॉन्जुगेट, वी बी आई बी कॉन्जुगेट और वी सी आई सी कॉन्जुगेट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी ए बी सी सबस्क्रिप्ट और इसका ले लीजिए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय आई, या इसको थोड़ा सा और बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ, आयु आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं चाहे तो, S इज इक्वल टू वी ए बी 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 सी आई ए आई बी आई सी का कॉन्जुगेट। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 7 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो S इज इक्वल टू, हम आई मैट्रिक्स जो है उसको आई मैट्रिक्स और जो कॉन्जुगेट है ए बी सी का सबस्क्रिप्ट के साथ कॉन्जुगेट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज का जो मैट्रिक्स है उसका सबस्क्रिप्ट क्या है? ए बी सी, तो हमने लिख दिया ए बी सी। बट ये करंट का जस्ट उल्टा है, तो हमने ट्रांसपोज लगा दिया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 8 के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है, हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं बी ए बी सी और आई ए बी सी मैट्रिक्स का वैल्यू। तो ऊपर चेक करते हैं, ये देखिए, ये आई ए बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और ये बी ए बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। So from above equations, from above equations, ऊपर के इक्वेशन से हमने क्या निकाला है? V A B C की जो वैल्यू है वो है A B 012 I A B C A I 012, करेक्ट। इन दोनों इक्वेशंस को एक नई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 9। तो अब हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वी ए बी सी और आई ए बी सी की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पे आप देखिए, आई ए बी सी का कॉन्जुगेट है इक्वेशन 8 में। तो आई ए बी सी का कॉन्जुगेट मतलब ए का कॉन्जुगेट और आई
012 का कॉन्जुगेट। कैसे निकालेंगे? तो ए का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं पहले। हम जानते हैं ए क्या है, ए मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ये ऊपर हमने एज्यूम किया था कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू ए है, करेक्ट। तो ए मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया हुआ है। तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो रो है 1 1 1, इसको कॉलम में हमने कर दिया। सिमिलरली 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा को कॉलम में कर दिया। सिमिलरली 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर को भी हमने कॉलम में कर दिया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये ए के ही बराबर है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मैट्रिक्स ए है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, राइट। अब देखते हैं ए कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या बनेगी। ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो ए कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। कैसे? हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, कल के लेक्चर में? अल्फा कॉन्जुगेट जो है वो अल्फा स्क्वायर के बराबर है। तो अल्फा टू कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? अल्फा के बराबर। तो हमने यही पुट कर दिया यहाँ पे। तो ए कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें मिल चुकी है इतनी। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 बी ए बी सी का ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो, बी ए बी सी हमें तो पता है, बट इसका ट्रांसपोज है इक्वेशन 8। तो बी ए बी सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ए बी सी की वैल्यू है ए, बी 012 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी 012 का ट्रांसपोज। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। ए का ट्रांसपोज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 एस की जो वैल्यू है उसमें बी ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू बी 012 का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस, ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, अब हमें इसकी वैल्यू पुट करना है। तो आई ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, उसका कॉन्जुगेट। तो हमें मिल जाएगा ए का कॉन्जुगेट आई 012 का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास फाइनल हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 11। अब ए का ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का कॉन्जुगेट। अब अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो ए का ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। ए का ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वैल्यू हमें सिर्फ पुट कर देना है। ए का ट्रांसपोज ए का कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो ए के ही बराबर होती है। तो 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ए कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा
1 + 1 + 1 3। आई होप आपको मल्टीप्लाई करते आता होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर, 1 + अल्फा स्क्वायर, 1 + अल्फा स्क्वायर, 1 + अल्फा क्यूब, 1 + अल्फा की पावर 4 + अल्फा स्क्वायर, 1 + अल्फा स्क्वायर, 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा की पावर 4, 1 + अल्फा क्यूब। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल। कैसे? अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, ये हमें पता है। तो 1 + अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 0। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का फेज शिफ्ट, तो -120। अल्फा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो +120। इसका सम क्या होता है थ्री फेज में? 0। हमने पढ़ा है, राइट? हमने पढ़ा है कि अगर तीन करंट्स हैं, IA, IB और IC, तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड हैं, तो इन तीनों करंट्स का सम क्या होता है? 0। यहाँ पे KCL लगाइए, आराम से 0 आपको मिलेगा। तो 1 + अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा 0। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अल्फा का सिंगल वैल्यू होता है 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, अल्फा का क्यूब यानी कि 360 डिग्री का फेज शिफ्ट। और 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें क्या दे देता है? जहां से हमने शुरू किया था वहीं पहुंच गए, तो ये आ जाएगा, सॉरी 1। 0 कैसे आएगा? 1 आएगा। जहां से हमने शुरू किया था हम वहीं पहुंच गए, तो ये आ जाएगा 1। क्योंकि अल्फा 120 डिग्री को काउंट करता है, तो अल्फा क्यूब कितने को काउंट करेगा? 120, 120, 120, राइट? कितना आ जाएगा? 360। 1 आ जाएगा। 1 प्लस, या डायरेक्ट यहाँ से अल्फा की पावर 4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 को अल्फा क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा क्यूब क्या होता है? 1। तो ये आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा 4 को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3। तो ये क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये जो प्रोडक्ट हैं दोनों, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 इसको हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो S इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 11, फ्रॉम इक्वेशन 11 S इज इक्वल टू A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई A का कॉन्जुगेट, हमें क्या मिला? 3। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने देते हैं। B 0 1 2 का ट्रांसपोज I 0 1 2 का कॉन्जुगेट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम। 3 B0 या BA0, BA1, BA2, IA0, IA1, IA2 का कॉन्जुगेट। तो इसको एक्सपेंड करिए। ये S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ BA0, IA0 का कॉन्जुगेट प्लस BA1, IA1 का कॉन्जुगेट प्लस VA2, IA2 का कॉन्जुगेट। तो यह हमें मिल गया पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स।
power in terms of symmetrical components। ऊपर जो हमने पावर देखा था वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं था प्रीवियसली। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियसली हमारा पावर क्या था, S इज इक्वल टू VA कॉन्जुगेट VB कॉन्जुगेट प्लस VC कॉन्जुगेट। अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में था, हमने इसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में कर दिया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। पहले हम तीनों फेज के साथ डील कर रहे थे, A, B और C, बट अब हम सिर्फ एक फेज के साथ डील कर रहे हैं, सिर्फ A फेज के साथ। A फेज के तीनों कंपोनेंट को ले लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये सारे जो नोट्स हैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।